हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। मैं संजीव, आप लोग का दोस्त, साइंस की पाठशाला में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइए, आज की क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। तो बेटा आज की क्लास में देखिए, वैद्युत फ्लक्स और गॉस लॉ को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें कि आप लोग न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट और गॉस का अनुप्रयोग, ये सारी चीजें देखने वाले हो। तो बेटा देखो, ये क्लास में आप गॉस से रिलेटेड और वैद्युत फ्लक्स से रिलेटेड जितनी चीजें आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सफिशियंट है, वो सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो आज के लेक्चर में देख सकते हैं आप, वैद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर क्या है। ये एरिया वेक्टर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम यहीं से ये चीज सीखेंगे कि किसी भी एरिया के लिए हम वैद्युत फ्लक्स किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं, देखने वाले हैं, है कि नहीं। उसके बाद आ जाओ, हम गॉस का प्रमेय देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल कंप्लीटली गॉस थ्योरम को हम लोग बड़े अच्छे ढंग से समझेंगे, चीजों को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करते हुए मस्त एकदम एंजॉय के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। रब पेन आप लोग निकाल लीजिए और गॉस के प्रमेय का सत्यापन, वेरिफिकेशन देखेंगे, क्योंकि गॉस का कोई डेरिवेशन नहीं है, इसका वेरिफिकेशन ही किया जा सकता है, इसका सत्यापन ही किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फिर गॉस के नियम का अनुप्रयोग, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के। तो बच्चा लोग चलिए, अगर ये इतना सारे कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो प्लीज थोड़ा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी देखिए आपके संजीव सर थोड़ा सा मेहनत करेंगे आपके लिए, और आप भी बेहतर करिए अपने आप को, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास शुरू होगी यहाँ से, वैद्युत फ्लक्स से। वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, इसकी बात हम लोग नॉर्मली करने वाले हैं, है कि नहीं। तो देखो, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नॉर्मली जो नाम आ रहा है, एक फ्लक्स आ रहा है। फ्लक्स का मतलब वैद्युत फ्लक्स। अगर वैद्युत फ्लक्स की बात आई तो वैद्युत का मतलब क्या हुआ, वैद्युत का मतलब कोई भी ऐसा चार्ज जो बिंदुवत हो या पॉइंट चार्ज हो, पॉइंट चार्ज हो, जो किसी भी एरिया के पास रखा हो और वहां से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है बच्चा, पास हो रही हो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी, ये क्या बनाएंगी, ये बनाएंगी फ्लक्स, बनाएंगी फ्लक्स बनाएंगे। तो बेटा लोग चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात अगर हम देखें यहाँ पे फर्स्ट नंबर में, कि इसे इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते। देखो बेटा लोग ध्यान समझिएगा मेरी बात को बड़े अच्छे ढंग से। सेकेंड नंबर में देखो, फाई ई इज इक्वल होता है बेटा ई ए। ई क्या है, ई है वैद्युत क्षेत्र रेखा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ए क्या है बेटा, ए है एरिया वेक्टर। क्या है, एरिया वेक्टर। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि किसी भी समतल पृष्ठ से, अगर हम देखें, सपोज करो हमने एक ये सरफेस बनाया ना, सर ने क्या बोला कि कोई भी एक पृष्ठ हो, सपोज करो ये है, और इसका एरिया वेक्टर ये है, वेक्टर ए है। इन्होंने कहा किसी भी पृष्ठ से किसी भी समतल सतह के लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। नॉर्मली अगर हम देखें यहाँ पे कि मान लो सपोज करो बच्चा, ये कोई वैद्युत फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ये पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है ना, यहाँ पे देखो आप ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। तो किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल से क्षेत्रफल की दिशा में लंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो होगी, इसी को हम लोग वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे। अगर यहाँ पे मैं फ्लक्स की बात करूं तो क्या है, 4। क्या है बेटा, 4 है। यानी नॉर्मली हम देख सकते हैं इसको, जैसे सपोज करो बेटा, सपोज करो कि एक कोई ये है, ये एरिया है ना, इसके लिए देखो क्या है, ये इसका क्षेत्रफल ए है कि नहीं। और यहाँ से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप देख सकते हैं, ये है, ठीक है, ये है। तो कोई ना कोई एक थीटा एंगल भी क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या क्रिएट कर रही है, थीटा एंगल भी क्रिएट कर रही है बेटा। तो हम बोल सकते हैं किसी भी समतल पृष्ठ से उसके सतह के लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे। यहाँ पे फ्लक्स कितना है बेटा, आप देख सकते हो कितना है, 5 है। यानी हम नॉर्मली ही बोल सकते हैं कि जो पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसी के सम को, इसी के नंबर को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। हमने यहाँ पे थीटा एक टर्म का यूज किया है ना, एक टर्म का यूज किया बाबू।
तो हम लोग क्या बोलेंगे सुनिएगा, फाई ई इज इक्वल होता है ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। बेटा ये क्या होता है, ये एक डॉट प्रोडक्ट है, ये एक डॉट प्रोडक्ट है, यानी आपने सदिश में पढ़ा होगा, तो इसको ई डॉट वेक्टर ए भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पे देखो वैद्युत क्षेत्र रेखा ये क्या होती है, सदिश राशि, एरिया वेक्टर सदिश राशि, लेकिन इनके दोनों का जो गुणनफल आया है वो क्या आया बच्चा, वो आया अदिश राशि, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए आप डॉट प्रोडक्ट में यानी कि सदिशों के अदिश गुणनफल को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। आगे देखते हैं बेटा लोग, आगे आ जाओ, देखो क्या होगा। यहाँ पे हमने क्या बोला उस तरीके से, जैसे अभी हमने एक फार्मूला बनाया था ई ए इज इक्वल टू ई ए, और ये क्या था, कॉस थीटा था। बाबू ये क्या है, देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला आपसे, किसी क्षेत्र से क्षेत्र की दिशा में गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या तथा दोनों क्षेत्रों के बीच बने कोण थीटा के गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। थीटा के गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बेसिक डेफिनेशन ये भी आपकी समझ में आई होगी, है ना। अगर मैं यहाँ से बच्चा, यहाँ से इसके मात्रक की बात करूं बाबू, मात्रक की बात करूं बेटा, तो मात्रक क्या होगा पहले आराम से समझेंगे। ये बताओ ई क्या है, वैद्युत फ्लक्स, ई इज इक्वल क्या होता है, एफ बाई क्यू नॉट, एफ बाई क्यू नॉट होता है। एफ के लिए न्यूटन आपने लिखा, और न्यूटन लिखा, और आवेश के लिए कूलाम लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद ये एरिया है, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, एरिया क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, इस एरिया के लिए क्या हो जाएगा बच्चा, मीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये इसका बच्चा MKS मात्रक है। क्या है बाबू, MKS मात्रक। अगर मैं बात करूं इसके लिए, तो अगर मैं इसको सीरीज में कन्वर्ट करूं तो न्यूटन का क्या होता है, डाइन, और कूलाम का होता है ESU, और मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ESU। ये इसका सीजीएस मात्रक है। क्या है बच्चा, सीजीएस मात्रक। ये समझ में आ रही है कि नहीं। देखो इसका एक मात्रक होता है बेटा वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। एक मात्रक ये होता है वोल्ट मीटर। एक मात्रक होता है बेटा इसका वेबर। क्या होता है, वेबर, वेबर इसका एक मात्रक होता है। एक मात्रक होता है इसका बेटा मैक्सवेल, मैक्सवेल। तो आप देख लीजिए ये सारी चीजें आपके लिए डायमेंशन, ये क्या है, मात्रक है। जैसा जहां पे यूज आए उसको यूज करिएगा बड़े आराम से, ठीक है। चलो आगे, इसके डायमेंशन की बात करें बेटा, इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन के लिए सबसे पहले यहाँ समझो, इसकी अगर मैं वीमा की बात करूँ ना, इसके वीमा की डायमेंशन की बात करें तो वीमा क्या होगा, ये आपने देखा था, फार्मूला आपने बनाया था, क्या था, सॉरी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसी से इसकी वीमा बनाते हैं। न्यूटन क्या है, बल के लिए है, बल की वीमा MLP-2, है ना। अब फिर यहाँ पे देखो बेटा, मीटर स्क्वायर की L2 हो गई, और अपान में क्या हो जाएगा, ये क्या है, कूलाम के लिए क्या होता है, AP होता है। बाबू इसकी वीमा क्या हो जाएगी, देखो M1 L3 और T-3 A-1, ये इसका क्या हो गया बेटा, डायमेंशन हो गया, है कि नहीं। अब बेटा याद रखना वैद्युत फ्लक्स ये है अदिश राशि। क्या है, अदिश राशि। मैंने आपको शुरू में भी बताया था, ये क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है बेटा, अदिश राशि। चीजें समझ में आई, वैद्युत फ्लक्स समझ में आया, अच्छे ढंग से आया। आइए आगे थोड़ा सा कुछ चीजों को हम यहाँ पे समझेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चा, अगर हम फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स निर्भर करता है, यानी यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स निर्भर करता है, निर्भर करता है, डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किन किन बातों पे निर्भर करेगा, देखो फर्स्ट कंडीशन में बेटा ये निर्भर करेगा क्षेत्रफल पर, किस पे बेटा, क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर। सेकेंड टर्म में किस पे डिनोट करेगा, एक मिनट बच्चा कॉल आ रही है थोड़ा सा, बेटा एक मिनट।
बेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा तब तक। तो बच्चा ध्यान से देखेंगे, ठीक है, चीजों को। तो बेटा हमने क्या देखा, फर्स्ट कंडीशन में मैंने क्या बताया कि ये क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। सेकंड टर्म में ये बेटा एंगल पर यानी कोण पर भी निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है वो आइए उन पर बात करते हैं, ठीक है। जैसे मेरी बात सुनिए यहाँ पे, अगर क्षेत्रफल की बात करें, सपोज करो बच्चा कोई एक छोटा सा ये एक एरिया है, हमने एक छोटा सा एरिया लिया है कि नहीं, छोटा सा एरिया लिया। अच्छा अगर मैं बोलूं इसके इस डायरेक्शन में वेक्टर है और यहाँ से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, तो अगर मैं इसके फ्लक्स की बात करूं बेटा तो कितना है, तो अगर मैं एरिया को इंक्रीज कर दूं, एरिया को बड़ा कर दूं, तो मैंने क्या देखा कि बच्चा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो ध्यान से, ये 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 जैसे एरिया को आपने बढ़ाया, आपने क्या देखा, एरिया को आपने बढ़ाया, फ्लक्स क्या हुआ, बढ़ गया, फ्लक्स क्या हुआ, बढ़ गया। तो हमने देखा दो चीजें, एक क्या था बच्चा, एक हमने देखा कि एरिया पे तो ये डिपेंड करेगा, यानी एरिया को अगर हम कम करेंगे तो फ्लक्स क्या होगा, कम होगा बेटा। अगर एरिया को मैं इंक्रीज करूंगा, बढ़ाऊंगा, तो फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, है कि नहीं। और सेकेंड टर्म में क्या होता है, एंगल की बात करें, अगर मैं कोण की बात करूं बेटा तो अच्छा ध्यान से समझो, ठीक है, मैं एक कॉपी लेता हूं, कॉपी समझाने की कोशिश करता हूं। ये सपोज करो ये क्या है, एक एरिया है, एक एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। अच्छा मेरी बात समझो, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर ये है, एरिया वेक्टर क्या है, इसके ऊपर है ना, इसके क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, ऊपर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है, ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये एरिया, ये क्या है, ये एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है बेटा, 90 बन रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 90, बेटा कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो फ्लक्स कितना हो गया, जीरो हो गया, फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया, जाहिर सी बात है ना। आप देख सकते हैं ये, अगर यहीं पे मैं एंगल को चेंज कर दूं, एंगल को ऐसे लाऊं, एरिया वेक्टर देखो ध्यान से समझो, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर देखो, ढेर सारी उंगली क्रॉस करेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो यहाँ पे आप समझिएगा कि एंगल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये रही दो बातें, आओ आगे देखते हैं। बेटा देखो हमसे बोला जाए कि फ्लक्स अधिकतम कब होगा, अधिकतम, बेटा अधिकतम की वैल्यू क्या होती है, वन। हम वन और जीरो के बीच के डिफरेंस मतलब वो समझेंगे कि अधिकतम के लिए क्या बोलते हैं हम, अधिकतम के लिए क्या बोलते हैं वन, और मिनिमम के लिए क्या बोलते हैं जीरो। अगर मैं देखूं फ्लक्स अधिकतम कब होगा, फ्लक्स अधिकतम कब होगा, जब एंगल क्या होगा बेटा, जीरो होगा, याद रखेंगे, जब एंगल क्या होगा, जीरो होगा, तो फ्लक्स अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। बेटा यहाँ पे देख लो फाई ई मैक्सिमम के लिए बोला जा रहा है आपसे, तो ई ए कॉस जीरो की वैल्यू वन, तो फाई मैक्सिमम कितना आ जाएगा बेटा, ई ए, यानी कि फील्ड लाइन पास होने वाली फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के मल्टीपल को ही हम लोग मैक्सिमम फ्लक्स बोल देंगे, है कि नहीं, है कि नहीं भाई, है कि नहीं। यहाँ पे देखो अगर फ्लक्स, यहाँ पे बात करें फ्लक्स न्यूनतम की, न्यूनतम की, बेटा फ्लक्स अगर न्यूनतम की बात, इसका मतलब कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और थीटा की वैल्यू जब बेटा आप 90 रखोगे तो फ्लक्स क्या आएगा, जीरो आएगा। जैसे फाई इज इक्वल ई ए कॉस 90, बेटा कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए एंगल कितना, जीरो, मैक्सिमम मिनिमम के लिए एंगल कितना, 90। चीजें समझ में आई कि नहीं है, चीजें समझ में आई, एकदम मैं डिटेल में आपको ये पूरा कंटेंट देने वाला हूँ, पूरा चैप्टर आप पूरा एकदम एकदम से डिटेल में पढ़ोगे। क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर क्या होता है बाबू, एरिया वेक्टर की बात करेंगे हम थोड़ा यहाँ पे,
जैसे देखो हमने क्या देखा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट एक्सिस खींचे गए हैं। ये क्या है बेटा, ये है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, ये क्या है जेड एक्सिस, है कि नहीं, एक्सिस है। अब बेटा हमको एक चीज पता है कि जो एक्स एक्सिस है ये आई कैप की डायरेक्शन को शो करता है, ये किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, आई कैप की। वाई है ये जे कैप की डायरेक्शन को शो करेगा, और जो जेड है ये के कैप की डायरेक्शन को शो करेगा, है कि नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से बेटा, सपोज करो कोई एक सरफेस है जो कहाँ रखा हुआ है, जो रखा हुआ है बेटा वाई और जेड पे, कहाँ रखा है, वाई और जेड पे, वाई और जेड पे रखा है। सपोज करो वाई और जेड पे रखा है कोई एक एरिया, है ना, जैसे वाई और जेड पे। तो अगर हम देखें ये एक सरफेस है ना, एरिया है, ये वाई और जेड पे रखा है, वाई और जेड पे रखा है, इसका मतलब इसका एरिया वेक्टर यानी कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये अगर ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है ना। अगर हम देखें बेटा यहाँ पे जो एरिया है, एरिया वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, क्या होता है बेटा, भुजा का स्क्वायर, यही होता है एरिया। भुजा क्या है, ए स्क्वायर। अच्छा इसके लिए डायरेक्शन क्या होगी, देखो इस डायरेक्शन में जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है कि नहीं, जेड एक्सिस के, यानी क्या लिख जाएगा, के कैप, क्या हो जाएगा, के कैप। याद रखेंगे अगर कोई भी सरफेस आपके अकॉर्डिंग ऐसे कंडीशन में रखा हो जहां पे वो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो जो डायरेक्शन होगी वो के कैप की डायरेक्शन होगी। अगर हम यहाँ पे देखें, थोड़ा सा बात करें यहाँ पे बेटा, देखो दो एक्सिस और, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। बात वही आपने देखा ना, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आई कैप को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, जे कैप को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, के कैप। अगर सपोज करो बेटा, अगर सपोज करो बच्चा, ये जो है पूरा यहाँ पे कोई एक सरफेस ये रखा है, कोई एक सरफेस हमने रख दिया, कोई एक सरफेस रख दिया इस तरीके से, कोई एक सरफेस जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के हिसाब से रखा है। तो ये मेरी बात सुनिएगा, इसके लिए जो एरिया होगा वो होगा, एक तो ये इस डायरेक्शन में होगा, एक इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर ये एल है, ये बी है बेटा, तो यहाँ पे जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और किसको रिप्रेजेंट करेगा, जे कैप को रिप्रेजेंट करेगा, है कि नहीं। अगर मैं इसके अपोजिट लूं तो एल इंटू बी यानी माइनस जे कैप, यानी इसके ये कंडीशन में आपको ये सारी चीजें इसीलिए सीखनी है कि हम किसी भी एरिया में डायरेक्शन को कैसे लेंगे, है ना, एरिया वेक्टर से। तो ये चीजें हुई। चलिए एक यहाँ पे देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसा कंडीशन में रखा हुआ है, इस कंडीशन सर्कल है ये। अब देखो इसके लिए एरिया वेक्टर ये है ना, अगर मैं इसको ले तो एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये क्या है, आई कैप की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कंडीशन बनी एक पूरे एरिया वेक्टर की, आपको ये समझना है। तो बेटा ये बात जो हो रही थी, ये 2D सरफेस की बात हो रही, ये 2D सरफेस की बात हो रही थी। 2D सरफेस में हमेशा हम एरिया को, जो एरिया को उसके डायरेक्शन के हिसाब से लेते हैं, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेते हैं, उसके दिशा के अकॉर्डिंग लेते हैं, एरिया वेक्टर की दिशा, है कि नहीं, नॉर्मल सी बात है। फ्लक्स हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे बेटा, इस कंडीशन में लेंगे। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा 3D डायमेंशन की, 3D सरफेस की। देखो बच्चा सबसे पहले तो आप ये समझ लो 3D डायमेंशन में क्या होता है कि हमको हमेशा 3D डायरेक्शन में इसके आउटवर्ड कंडीशन में लेना है। जैसे यहाँ पे लेना है तो ये आउटवर्ड हो गया, यहाँ लेना है तो इसका आउटवर्ड ये हो गया, यहाँ लेना है इसका आउटवर्ड यहाँ हो गया, यहाँ लेना है इसका आउटवर्ड यहाँ हो गया, एरिया वेक्टर। आई बात समझने के लिए, 3D कंडीशन में हमेशा जो चार्ज होगा, चार्ज तो इनवर्ड होगा, चार्ज यहाँ होगा, इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होंगी, इस ऐसे 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 ऐसे। आई बात समझने के लिए, बच्चा समझ में आई बात की नहीं, आपको समझ में आई आपको। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस कंडीशन में, तो बेटा हमको हमेशा याद रखेंगे
आउटवर्ड, आउटवर्ड यानी कि बाहर की ओर, बाहर की ओर, किससे बाहर की ओर, जो सरफेस होंगे सब सरफेस से बाहर की ओर, पृष्ठ से बाहर की ओर, पृष्ठ से बाहर की ओर लेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात। नॉर्मली यहां देखो बेटा, आप आराम से वीडियो को रोका करो और नोट्स बनाया करो, ठीक है। बेटा यहां देखो ये क्या है, ये एक कोन गॉसियन सरफेस है, ये क्या है बेटा, कोन गॉसियन सरफेस है, ठीक है, कोन गॉसियन सरफेस है। बच्चा यहां देखो, आपको दिख रहे होंगे कि कौन है, कौन कैसा है इसका कंडीशन का। अच्छा यहाँ पे देखो, एक तो सरफेस ये है ऊपर की तरफ ना, मैं बोतल से समझाता हूँ, अपने एक प्यारी सी बोतल है, प्यारी सी बोतल से आपको समझाते हैं। बेटा यहाँ देखो ध्यान से, इसका एक सरफेस ये हो गया, इसके लिए डायरेक्शन कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में होगी। एक तो ये हो गया नीचे वाला, इसके लिए डायरेक्शन ये होगी, तो सब आउटवर्ड है। एक तो ये हो गया ये वाला, तो इसके लिए कहाँ होगा बच्चा, ये होगा, मतलब इसके बाहरी यहाँ पे, मतलब आप इस तरीके से कहीं भी ले सकते हैं, आउटवर्ड होना चाहिए, आउटवर्ड होना चाहिए, आउटवर्ड होना चाहिए, ये चीजें दिमाग में बैठा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो बेटा यहाँ पे ये भी एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, स्फेयर गॉसियन सरफेस है। इस पे देखो आप, स्फेयर का मतलब चार्ज होगा बेटा, चार्ज होगा, देखो ध्यान से, चार्ज होगा, चार्ज होगा बेटा, वो तो कहीं भी नॉर्मल सी बात है। अगर सपोज करो यहाँ पे रखा है, अगर चार्ज यहाँ पे रखा है बाबू, यहाँ पे रखा है बाबू, ध्यान से देखेंगे, देखो चार्ज रखा है कहीं यहाँ सेंटर में इसके। अब देखो इसका जो होगा, कोई भी एक सरफेस ले लो इसके परपेंडिकुलर, आप देखो कहीं भी लोगे इसके इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में, आप किसी भी पॉइंट पे लेंगे उसके आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको क्या लेना है, सरफेस लेना है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, गॉसियन सरफेस। आ जाओ आगे बेटा, अब आ जाओ गॉस का प्रमेय, जिसका हमें था इंतजार। हाँ हाँ ये वही है जिसका हमें था इंतजार, है ना, गॉस का प्रमेय। बहुत परेशान करते हैं बच्चों को ये। चाचा चाचा आपने गलत किया था, चाचा चाचा आपने जो है बच्चों को परेशान करने के लिए सारी चीजें बनाई, बाकी बच्चों की लाइफ में कहाँ यूज आते हैं सारी चीजें। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। तो गॉस का प्रमेय क्या होता है समझो। सर ने क्या बताया, सर ने क्या बताया कि किसी भी स्फेयर में, किसी भी बंद पृष्ठ में, स्फेयर नहीं, स्फेयर की बात नहीं करेंगे, किसी भी बंद पृष्ठ, क्लोज सरफेस होना चाहिए, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं भाई। तो इन्होंने कहा कि इससे पास होने वाली किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बाबू, ठीक है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का, कुल आवेश का, कुल आवेश का, कुल आवेश का, कुल आवेश का 1/1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, गुना होता है। सर ने क्या बताया, सर ने बताया कि जो जो गॉस का प्रमेय है वो उन्होंने कहा कि जो इसमें उपस्थित आवेश है और ये चार्ज जो है इनसाइड होना चाहिए, इनसाइड मतलब अंदर रखा होना चाहिए, है ना। तो ये क्या होता है, ये 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के इक्वल होता है, बराबर होता है। तो जो फाई है, फ्लक्स है, फाई ई है बेटा ना, ये क्या होना चाहिए, क्यू जो है वो इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर होना चाहिए, और इसके एप्सिलॉन नॉट गुना के इक्वल होना चाहिए। ये सर ने बताया, इसी की बात हम लोग को करनी है, इसके सत्यापन, है ना। ये गॉस का प्रमेय हो गया। आगे देखो बेटा, देखो इन्होंने कहा गॉस के प्रमेय का सत्यापन आइए करते हैं, डेरिवेशन करेंगे, प्यारा सा डेरिवेशन होगा। मेरी बात समझो, हमने यहाँ पे एक चार्ज रखा, क्यों, है ना, चार्ज रखा, हमने कोई एक सरफेस ले लो, सपोज करो हमने एक सरफेस ये लिया, इसके जो डायरेक्शन होगी वेक्टर है ये हो, है ना, एक छोटा सा सरफेस लिया हमने, और ये छोटा सा सरफेस क्या लिया, डीए, हमने क्या लिया, डीए, छोटा सरफेस हमने क्या लिया बेटा, डीए लिया, है ना। इससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये होगी,
हम कहीं भी ले लें, हम यहाँ ले लें, इसके लिए एरिया वेक्टर डी ए, ये छोटा सा हो गया, इससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये ई हो गई, है ना। आप कहीं भी ले सकते हैं, इससे पास होने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये, इसका एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में डी ए। तो सर ने क्या बताया कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स डी ए, अगर फ्लक्स जो है वो डी ए के लिए है तो हम छोटा सा फ्लक्स भी डी फाई निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, ई डी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ई डी ए हो जाएगा, छोटा सा फ्लक्स आ गया। अगर ये छोटा सा फ्लक्स आ गया बेटा, हमको टोटल यानी संपूर्ण पृष्ठ का फ्लक्स चाहिए। अगर हम बात करें, हमको संपूर्ण बंद पृष्ठ का संपूर्ण बंद पृष्ठ का कुल फ्लक्स चाहिए, कुल फ्लक्स चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या बेटा, कुल फ्लक्स के लिए हम लोग करेंगे इसका, तो फाई इसको क्लोज इंटीग्रल डी ई डी ए कर देंगे। इसका मतलब इसका जो छोटा सा एरिया लिया थे, इसका समाकलन कर देंगे। इसका जब समाकलन करेंगे बेटा, तो हमको पता है कि जो ये आएगा ई तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगा, किसका होगा, डीए का होगा, है ना। अच्छा एक चीज समझो, अगर मैं बोलूं आपसे कि इस पॉइंट पर इससे बेटा आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इसकी बात तो बेटा देखो यहाँ पे, अगर मैं देखो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है कि हम यहाँ पे ले कि बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमको पता है इसके लिए फार्मूला E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या होता है, आर स्क्वायर होता है ना। अब हम अगर देखें इसके लिए क्वेश्चन फर्स्ट मान लो बेटा, इसको हमने वहां पे क्या देखा था, अगर मैं फ्लक्स की बात करूं, कुल फ्लक्स की बात करें, तो हमने फाई बराबर ई क्लोज इंटीग्रल डी ए देखे थे। तो बेटा ये बताओ, फाई ई की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर रख सकते हो, इनटू इसका जब समाकलन करोगे तो क्या आएगा, ए आएगा। अब बच्चा जो एक स्फेयर होता है, स्फेयर का जो एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये लिख देखो, 4 पाई से 4 पाई बर्बाद हो गए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बर्बाद हो गया, आपके पास क्या आया, 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। हमको यही तो क्या करना था, सत्यापित करना था कि फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है, गॉस के प्रमेय का सत्यापन। आराम से नोट करिए, आराम से नोट करो बेटा, रोक के वीडियो को। चलिए आगे देखो, यहां एक टर्म दिया है, हम कुछ बात करते हैं। जैसे नोट में बंद पृष्ठ का आकार जो है, अगर हम आकार को बढ़ा दें, आकार जो होता है वो कुल फ्लक्स को प्रभावित नहीं करता। जैसे हमने एक माना है त्रिज्या आर है, इसको हमने 2r कर दिया, त्रिज्या को अगर हम 2r कर देंगे बेटा, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 2r स्क्वायर, ये हो गया। अगर इसके तो ये 4 पाई 2r स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर यहां देखो बेटा, देखो 4 पाई से 4 पाई खत्म, 2 पाई आर स्क्वायर से 2 पाई आर स्क्वायर खत्म, क्या आ गया यहाँ पे, फाई इज इक्वल 1/क्यू, यानी वही कंडीशन क्यू बाई एप्सिलॉन। आपने क्या देखा कि हमने एरिया को बढ़ा दिया, एरिया को यानी त्रिज्या को बढ़ा दिया, तो एरिया इसका बढ़ गया, यानी आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो याद रखेंगे गॉस का प्रमेय आकार पे निर्भर नहीं करता बेटा, कोई छोटा सा हो चाहे वो बड़ा सा हो, ठीक है, उसके आकार पे गॉस का प्रमेय निर्भर नहीं करेगा, किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा, है ना। ये बात रही किसके, आकार की। अगर मैं आकृति की बात करूं,
तो बेटा याद रखेंगे, किसी बंद पृष्ठ की आकृति फ्लक्स को प्रभावित नहीं करती। किसी भी बंद पृष्ठ की आकृति जो होती है बेटा, आकृति यानी बनावट कैसी भी हो, बस चार्ज इनसाइड होना चाहिए, चार्ज अंदर होना चाहिए, चार्ज बाहर नहीं होना चाहिए। ये बात रही इसकी, नोट कर लीजिएगा दोनों पॉइंट। यानी आपसे कभी एग्जामिनर पूछ भी सकता है कि बेटा गॉस का प्रमेय जो है क्या वो आकार पर निर्भर करता है, तो आप बताओ नहीं सकता। आकार छोटा हो बड़ा हो डजंट मैटर, हर जगह वैलिड। आकृति पर बस सर वो क्लोज सरफेस होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए, चार्ज इनसाइड होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। याद रखेंगे इस चीज, है कि नहीं, कैसा भी हो बस आउटवर्ड नहीं होना चाहिए चार्ज। ठीक है, ये आपका क्यूबियन सरफेस, सॉरी ये क्यूबियन गॉसियन सरफेस, कोन गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस यानी घनीय गॉसियन पृष्ठ, कोन गॉसियन पृष्ठ, और ये क्या है सिलेंड्रिकल यानी कि ये चीज। चलो आगे। तो बेटा आइए महत्वपूर्ण तथ्य इंपोर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं हम लोग गॉस के प्रमेय का। गॉस का नियम हमेशा लागू होता है लेकिन हमेशा उपयोगी नहीं होता। आहा, ये बात क्या बात है सर, मतलब आपने बनाया, बनाने के बाद मतलब वाह, इन्होंने क्या कहा कि गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल बट नॉट ऑलवेज यूजफुल, बट नॉट ऑलवेज यूजफुल, हमेशा यूज में नहीं आएगा, यूज में किसी किसी कंडीशन में आएगा, सर ने बताया। ठीक है, फिर इन्होंने सर ने क्या कहा कि जो गॉसियन सतह को आवेश, वितरित आवेश के बारे में सम्मित होना चाहिए। सम्मित का मतलब यानी कि जो चार्ज होंगे बेटा, द गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि सिमेट्रिक होने चाहिए। हमको क्या करना है, चार्ज को थोड़ा समझ लो मेरी बात को। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक, मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि कोई एक यहाँ पे बंद सरफेस है, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज, Q1, Q2, Q3, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, Q नेट के इक्वल होगा अपान एप्सिलॉन नॉट। यानी हम बोल सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपान में क्या एप्सिलॉन। ये क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक मतलब अलग अलग नहीं निकालना, सबको सम करके निकाल देना, सबको क्या करना है, इक्वल करना है, निकाल देना। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई बेटा। तो थर्ड नंबर पे आते हैं, विद्युत छेद गॉसियन सतह के सभी बिंदु पर सममित बराबर स्थित समान होनी चाहिए, यानी कि गॉसियन सरफेस पे सभी आवेश क्या इक्वल होने चाहिए, क्या होने चाहिए बच्चा, इक्वल होने चाहिए, स्थिर यानी कि रेस्ट कंडीशन में होने चाहिए और समान होने चाहिए, बराबर, मैग्नीट्यूड बराबर, और मैंने क्या कहा आपसे, रेस्ट कंडीशन में होने चाहिए, और मैंने क्या कहा, ये क्या होना चाहिए, इक्वल समान होना चाहिए। हमने कहा द इलेक्ट्रिक फ्लक्स मस्ट बी सिमेट्रिक, इक्वल, कांस्टेंट एंड सेम, इक्वल, कांस्टेंट और सेम एट ऑल पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस होना चाहिए। ये रही बात इसकी इंपोर्टेंट फैक्ट की, कुछ और होंगे, आइए बात करते हैं। देखो एक क्या कह रहा है कि E और A के बीच का कोण, E और A के बीच का कोण सतह के सभी बिंदुओं पर समान होने चाहिए। वाह क्या बात है, सर ने ये बात बड़ी अच्छी बताई। सर ने क्या कहा, सर ने बताया कि E और A के बीच में जो एंगल बन रहा है वो सतह के सभी बिंदुओं पर क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक लाइन से गुजरने वाला एंगल दूसरे लाइन से, ना ना ना, ये नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे मेरी बात समझो, सर ने बताया कि ये एक कोई बॉडी है ना, इसका एरिया वेक्टर सपोज करो ये है वेक्टर ए है, तो बेटा जो गुजरने वाली लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये अगर मैं बात करूं ये, तो देख यहाँ पे जो थीटा है, यहाँ पे जो थीटा है, दोनों एकांतर कोण बना रहे हैं, एंगल क्या है, सेम। एंगल क्या होने चाहिए बेटा, सेम होने चाहिए। चीजें समझ में आ रही ना आपको, समझ में आ रही ना। और इन्होंने क्या बताया, गॉसियन सतह को किसी बिंदु आवेश से होकर नहीं गुजरना चाहिए। वाह सर ने, मतलब क्या बात है, गॉसियन सतह को किसी भी बिंदु आवेश से होकर नहीं गुजरना चाहिए। यानी कि कोई ऐसी बॉडी ना हो कि सपोज करो ये इस तरीके से कोई ऐसी बना दिया गया, यहाँ भी रखा या कहीं नॉर्मल, तो यहाँ पे ये सब एक दूसरे के क्रॉस करते जा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। गॉसियन सतह को किसी भी बिंदु आवेश से होकर नहीं गुजरना चाहिए। गॉसियन सतह को याद रखेंगे, गॉसियन सतह, अगर मैं इस सतह की बात करूं, इस सतह की बात करूं, दोनों के बीच में चार्ज है
और चार्ज एक दूसरे के उस कंडीशन में नहीं है, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। चलो आगे, आराम से नोट्स बनाओ बेटा, नोट्स एक नंबर की बनाओ। चलो आ जाओ। आहा, गॉस के नियम का अनुप्रयोग, वाह क्या बात है सर। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, हमको यही पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। सर ने क्या बोला, हमको दो कंडीशन के लिए देख, एक अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सर बहुत बढ़िया। सर ने बताया कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज वायर ऑफ इन्फिनिटी लेंथ। अब सुनो मेरी बात थोड़े आराम से, कि भैया ये बताओ, सपोज करो कि कोई एक इन्फिनिटी लेंथ की कोई एक वायर है, अब उसमें हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो बेटा तब क्या करेंगे? तो सर ने एक नियम बताया है, पढ़ेंगे। फिर दूसरा वाला देखो, इन्होंने कहा अनंत विस्तार के समतल आवेशित चादर के कारण, चादर बहुत बड़ी, चादर कितनी है? चादर इतनी बड़ी जितने में आपका पूरा खानदान नहीं, पूरा सब कुछ आ जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि चादर बहुत बड़ी, चादर बहुत बड़ी, अनंत लंबाई की चादर है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको फाइंड करना है। तो ये दोनों कंडीशन की बात करेंगे हम बेटा। चलो आ जाओ, देखते हैं। चलो, एक तो ये है आवेश का रैखिक घनत्व, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। थोड़ा सा इन टॉपिक को हम समझ लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे उन डेरिवेशन में काम आएंगे बेटा, ध्यान समझो। आवेश का रैखिक घनत्व क्या होता है? लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। बेटा समझो मेरी बात को, फर्स्ट नंबर में इसे जो है हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। सर ने बताया सेकंड नंबर में कि लैम्डा इज इक्वल होता है क्यू बाई एल। क्या बताया? सर ने बताया कि लैम्डा इज इक्वल होता है क्यू बाई एल। अगर ये कोई लीनियर एक चालक है, यानी रेखी चालक है, इसकी लंबाई एल है, ठीक है। इसमें चार्ज देखो सम्मित रूप से वितरित है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो सर ने क्या बताया कि यदि कोई आवेश चालक की लंबाई पर समान रूप से वितरित हो, यदि कोई आवेश चालक की लंबाई पर समान रूप से क्या हो बेटा? वितरित हो, समान रूप से वितरित हो, चालक में वितरित आवेश तथा चालक पर लंबाई के अनुपात को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। थर्ड नंबर में बेटा देखो, लैम्डा इज इक्वल क्या? क्यू बाई एल है, क्यू बाई क्या है? एल है। अगर मैं यहाँ पे एल को 1 मीटर यानी 1 मीटर रख दूं, तो ये एकांक लंबाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकांक लंबाई। तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चा? यहाँ पे समझो, लैम्डा इज इक्वल क्यू हो जाएगा कि नहीं? एक तो नीचे रखेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा? एकांक लंबाई के चालक पर, एकांक लंबाई के चालक पर समान रूप से वितरित आवेश को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं, एकांक लंबाई के चालक पर। अगर इसके मात्रक की बात करें बेटा, मात्रक की बात करें हम इसके, तो मात्रक क्या होगा? जरा देखो, Q अपान एल है, यानी कूलाम मीटर। क्या होगा? कूलाम मीटर। ये एमटीएस में हो गया। ESU सेंटीमीटर, ये सीजीएस में हो गया। इसके अगर डायमेंशन की बात करें हम, डायमेंशन यानी वीमा की बात करें इसके हम, तो वीमा क्या होगा? 80 अपान में एल। क्या? M0 L-1 और T1 और A1, ये इसकी डायमेंशन, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए आराम से। ये चीजें काम आएंगी बेटा, काम आएंगी, इसीलिए पढ़ा रहा है इसको। चलिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? कोई आवेश है जो किसी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है। आप देख सकते हैं ये क्या है? समान रूप से वितरित है ना। अब देखो सर ने क्या बताया फर्स्ट नंबर बेटा, इसे जो है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल होता है क्यू बाई, क्या होता है बेटा? क्यू बाई। सर ने क्या बताया कि यदि किसी गोले पर आवेश समान रूप से वितरित हो, यदि किसी गोले पर आवेश समान रूप से वितरित हो, तो गोले के क्षेत्रफल और आवेश के अनुपात को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये बात रही। सर ने बताया कि थर्ड कंडीशन में अगर मैं ए को 1 मीटर स्क्वायर रख दूं, तो बेटा ये एकांक क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे सिग्मा
इज इक्वल क्यू बाई 1 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ध्यान समझो। यहाँ पे अगर हम देखें इसको तो ये हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल क्यू हो जाएगा केवल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इकाई क्षेत्रफल वाले गोले पर समान रूप से संचित आवेश को ही उस सतह का पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, है ना। तो इसका मात्रक अगर आप निकालोगे तो क्या होगा बेटा, मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसकी वीमा निकाल लो आप, AT अपान L2 यानी M0 L-2 A1 और T। ये इसकी क्या आ गई डायमेंशन। फार्मूले याद रखिएगा, बस फार्मूले तीनों के जो मैं बताने जा रहा हूं इनके फार्मूले याद रखिएगा आप। फिर आवेश का आयतन घनत्व आ जाओ। आयतन घनत्व क्या होता है बच्चा, फर्स्ट नंबर में इसे हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। देखो सेकेंड नंबर में जो रो होता है, रो इज इक्वल होता है क्यू बाई वी, यानी कि ये क्या है, कोई एक गोला है जिसके अंदर चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है, स्फीयर है, इसके आयतन में वितरित है। यदि कोई आवेश किसी आयतन में समान रूप से वितरित है तो आयतन में उपस्थित आवेश का मान अनुपात आवेश का आयतन घनत्व कहलाता है। उपस्थित आवेश का अनुपात आवेश के आयतन घनत्व कहलाता है। यदि किसी पृष्ठ में उपस्थित आवेश व पृष्ठ के आयतन के अनुपात को हम लोग आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसके लिए मात्रक क्या होगा बेटा, मात्रक क्या होगा, देखो कूलाम प्रति मीटर क्यूब, है ना। और इसकी डायमेंशन, इसका एक और ये आप परिभाषा लिख लीजिएगा, इसकी वीमा निकालते हैं। वीमा, इसकी वीमा क्या हो जाएगी, इसकी वीमा हो जाएगी M0 L-3 T1 A1, ये इसकी वीमा। चलो बेटा चीजें समझ में आ रही कि नहीं, थोड़ा सा अगर फास्ट वगैरह हो तो बता दीजिएगा और स्लो हो तो आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा, आपके पास सब कुछ। चलो आ जाओ, ये क्या है बेटा, अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए इसका डेरिवेशन करते हैं। मेरी बात सुनिएगा बड़े आराम से। इसको करने के लिए मैंने आपसे क्या बताया, कोई एक अनंत लंबाई की चालक है। ये क्या है बेटा, ये कोई अनंत लंबाई की चालक है, ये ठीक है, अनंत लंबाई की, बहुत बड़ी। हमने क्या लिया, जैसे सपोज करो ये बॉटल है, ये इन्फिनिटी लेंथ का है, इसको हमें निकालना, तो हम छोटा सा एरिया इतना कवर कर लेंगे। जब इतना एरिया कवर करेंगे तो ये एक बंद पृष्ठ बन जाएगा। तो हमने क्या किया, एक बंद पृष्ठ। बेटा देखो इसमें तीन आपको सरफेस दिख रहा है, एक तो ये, इसके लिए ये इसका क्षेत्रफल एरिया वेक्टर ये यहाँ पे phi1 हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर ये यहाँ पे इसके लिए phi2 हो गया। ये एक यहाँ पे है, इसका एरिया वेक्टर ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या है phi3 है ना। अच्छा देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूं बेटा, यहाँ पे माना ये एक लंबाई ले लेते हैं, लंबाई L ले लेते हैं, माना L लंबाई, माना L लंबाई में उपस्थित आवेश Q, उपस्थित आवेश Q, तो एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश Q बाई L हो जाएंगे। अच्छा हमने क्या पढ़ा Q बाई L के लिए, ये क्या था बेटा, लैम्डा इक्वल टू Q बाई L आया था। अगर मैं यहां से Q निकालूं तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गया है ना। अब हम निकाल ले कि बच्चा कुल फ्लक्स, यानी क्या बोलेंगे, अगर हमको कुल फ्लक्स निकालना हो, कुल फ्लक्स की बात करें तो फाई इज इक्वल क्या, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने देखा कि phi बराबर phi1 प्लस phi2
प्लस फाई 3। ठीक है, देखो यहाँ पे ये चीजें रोक के आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये कर रहे हैं। अब देखो बेटा एक चीज समझो यहाँ पे अच्छे ढंग से। अगर मैं आपसे बोलूं एरिया वेक्टर और इससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये कुछ ऐसी होंगी, इसमें पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये कुछ ऐसी होंगी। ये ध्यान से देखो आप ये। ठीक है, अच्छा बताओ यहाँ पे ये ई और ए के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। यहाँ देखो एंगल कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 0 बन रहा है। अच्छा बेटा देखो यहाँ पे समझो थोड़ा सा बात को। ये फिगर समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? फिगर आराम समझना। ठीक है, देखो यहाँ पे तो अगर मैं फाई निकालू, फाई तो इसके लिए ई ए कॉस 90 प्लस इसके लिए देखो ई ए कॉस 90 प्लस इसके लिए देखो ई ए कॉस 0। बेटा ये बताओ कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0 तो ये 0, ये भी 0 और ये कितना आएगा? ये आएगा। यहाँ पे जो फाई आया है वो कितना है बेटा? ये के इक्वल आया, ये आया। अगर अब हम यहाँ से गॉस के प्रमेय से करें, गॉस के प्रमेय, गॉस का प्रमेय क्या होता है? फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा ये बताओ अगर मैं यहां से करूं तो फाई की वैल्यू क्या है? देखो फाई की वैल्यू क्या है? ई ए इज इक्वल क्या है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई चाहिए ना। अगर मैं ई निकालू बेटा, अगर मैं ई निकालू, ध्यान समझिएगा मेरी बात, अगर मैं यहां से ई निकालू तो ये क्या हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, है कि नहीं? अगर ए आया, ए क्या है? लीनियर है, तो यह जड़ समझो बेटा E इज इक्वल क्यू की जगह पे क्या रखोगे? लैम्डा इंटू एल अपान में एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा ए के लिए क्या करोगे आप? ए के लिए क्या होता है? 2 पाई आर एल, है ना? 2 पाई आर एल। इधर देखो बच्चा, यहां पे देखिए E इज इक्वल क्या हो गया? ये इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एल बाई आर एल। तो बेटा एल से एल कैंसिल, तो ये आ गया E इज इक्वल 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। ये आ गया आपका फार्मूला आ गया। ये फार्मूला आ गया, नोट करो। अच्छा इस कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है E इज इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको 2 लैम्डा बाई आर कर देंगे। ऊपर नीचे हम 2 से क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। ये आ गया। ये समझ में आई कि नहीं आई? आपको यही करना है बेटा, नोट करिए जल्दी से। चलिए देखो बेटा ये यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आपके लिए दिया गया। एक अनंत रेखीय आवेश में 2 सेंटीमीटर की दूरी पर आर की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर बना लेना 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। दूरी पर 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर गुलाम का ई की वैल्यू दे रखा है 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर गुलाम। उत्पन्न किया था रैखिक आवेश घनत्व की गणना करना है, लैम्डा आपको बताना है। ठीक है, तो बेटा एक काम करना, आराम से सॉल्व करना है इसको। फार्मूला E इज इक्वल 1 अपान चाहे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेना 2 लैम्डा अपान आर। सॉल्व कर लेंगे यहाँ से बड़े आराम से। देखिएगा इसकी वैल्यू रख देना, देखो E की वैल्यू पता है आपको। अब यहाँ से निकालना क्या है आपको? 2 लैम्डा निकालना है। एक काम करो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग करते क्या है, इधर देखो, ये इधर आ जाएंगे E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, इधर आ गए ये। अब ये 2 लैम्डा, हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए लैम्डा बेटा, जो हो जाएगा E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू आर बाई टू, है ना। आप इसको आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। 2 से 2 ये कैंसिल कर देना, तो लैम्डा बराबर ई इंटू 2 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आपको वैल्यू पुट करनी है, आराम से वैल्यू पुट के कर लीजिएगा, नहीं तो आप वैसे भी कर लेना कि यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू दिया है 9 इंटू 10 की पावर 4, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है, और इंटू 2 लैम्डा चाहिए हमको, आर की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10 की पावर माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल कर देना, ये 9 से कैंसिल कर देना, एकदम आराम से आपका लैम्डा आ जाएगा। 10 की पावर 4 बचा, 10 की पावर 9 बचा, लैम्डा बाई 10 की पावर माइनस 2। सॉल्व कर लोगे ना अब यहाँ से। आंसर जरूर बताइएगा, आंसर कमेंट में जरूर करिएगा, ठीक है, अगर यहाँ तक आप पढ़े हैं तो। चलो कर लीजिएगा जरूर से जरूर। आ जाओ बेटा, एक करते हैं, बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट और है, देखो। आ जाओ बेटा, देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है बेटा कि अनंत विस्तार वाले समतल आवेशी चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन्होंने कहा कोई एक चादर है बेटा, चादर क्या है अनंत लंबाई की है। हम अगर अनंत लंबाई की चादर को बनाएं तो कुछ इस टाइप की एक अनंत लंबाई की चादर है, ठीक है। कह रहा है इस पे चार्ज आवेश जो होंगे वो समान रूप से वितरित है, चार्ज जो है वो समान रूप से वितरित है, जैसे ये, ठीक, आवेश वितरित है। अच्छा, अब इसको अगर हमें किसी बंद पृष्ठ में लेना है तो हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, कोई एक ऐसा ऐसा सरफेस मानते हैं, सपोज करो हमने क्या लिया, इस तरीके से कोई एक ये लिया, एक सरफेस, है ना, यहाँ पे, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे जो एक छोटा सा एरिया है डी ए, यहाँ पे जो आवेश है वो क्यू है, ठीक है, थोड़ा सा आवेश चार्ज भी है। तो अगर यहाँ के लिए हम देखें बेटा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम, माना माना क्षेत्रफल क्षेत्रफल डी ए में उपस्थित क्षेत्रफल डी ए में उपस्थित आवेश आवेश क्यू है, तो एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश ये क्या होगा बच्चा, ये क्या होगा Q बाई ए, क्या हो जाएगा Q बाई ए हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए आपने क्या पढ़ा था, इसके लिए आपने सिग्मा इज इक्वल क्या है, Q बाई ए है। अगर यहाँ से Q निकालोगे बेटा तो क्या आ जाएगा, सिग्मा ए हो जाएगा। इक्वेशन क्या है ये, फर्स्ट। हमको चाहिए कुल फ्लक्स, हमको चाहिए बेटा कुल फ्लक्स, तो बेटा ये बताओ। अच्छा, सबसे पहला तो ये समझो, एक तो ये सरफेस है, इसके लिए फाई 1, एक ये सरफेस है, इसके लिए फाई 2, एक ये वाला सरफेस है, इसके लिए फाई 3। आपके पास 3 सरफेस है, यानी कि फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, ठीक है। इधर देखो बेटा, हमको चाहिए फाई 1 के लिए चाहिए, देखो ध्यान से, फाई 1 के लिए हम क्या करेंगे। अच्छा मेरी बात समझो, इसके लिए क्षेत्रफल की ये क्षेत्रफल की दिशा हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थीटा कितना बन रहा है, 0 बन रहा है, तो यहाँ पे फाई 1 पे क्या आएगा, ई ए कॉस 0 प्लस फाई 2 के लिए देखो, फाई 2 के लिए बेटा इसके लिए ये एरिया वेक्टर वेक्टर ए है,
और गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र ये है, थीटा कितना है, 0 है बेटा, थीटा कितना है, 0 है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो ये बनेगा, ये भी बनेगा, ई ए कॉस 0 प्लस यहाँ देखो बेटा फाई 3 के लिए, फाई 3 के लिए देखो बच्चा, फाई 3 के लिए देखो ए, ये वैद्युत क्षेत्र रेखा एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, 90 बन रहा है तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ई ए कॉस 90 है ना। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल ये आ गया ई ए प्लस ये 0 हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल आ गया ई ए प्लस यानी कि फाई इज इक्वल आ गया 2 है ना, ये फ्लक्स आ गया, कुल फ्लक्स आ गया। अब हमको क्या चाहिए, अगर मैं गॉस के प्रमेय से करूं इसको, गॉस के प्रमेय से करूं क्या होता है, फाई इज इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, हम यहाँ पे लिख दें क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल क्या है 2 ई ए। हमको चाहिए क्या बेटा, हमको चाहिए ई चाहिए, तो अगर मैं ई निकालूंगा है ना, अगर मैं बेटा ई निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 2a आएगा, यहाँ पे यही तो आएगा है ना। तो बेटा यहाँ देखो, अगर हम देखें यहाँ पे तो E इज इक्वल क्या आया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट 2a आया। तो बच्चा ये बताओ ध्यान से, E अगर मैं Q की जगह रख दूं क्या, सिग्मा a अपान में एप्सिलॉन नॉट 2a, a से कैंसिल, तो E इज इक्वल क्या आ जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया फार्मूला, ये यूज कर लेंगे आप, आराम से हो जाएगा। चीजें समझ में आई कि नहीं, आप क्या करिए ना, आप थोड़ा सा वीडियो को आराम से रोक के, वीडियो को देखो बेटा, रोक के नोट कर लिया करो, वीडियो को रोको आराम से और नोट करो, नोट्स करो, ठीक। जैसे ये और जैसे ये है ना, ये फिर देखो, आइए एक प्यारा सा मोटिवेशन कोट्स लेते हैं, क्या है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, और आपका जज्बा अगर मजबूत हो तो फिर आप जहां भी जाएंगे रास्ता बनता जाएगा, रास्ता बनता जाएगा। तो बेटा दिमाग में अपने बैठा लीजिए, लाइफ में ऐसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन जिस दिन आप ठान लोगे सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और मेरा ये ब्लेसिंग है आपके लिए कि आपके सपने पूरे हों, आप अपने लक्ष्य में अच्छे से पैर जमाएं और मेहनत करें। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मैं संजीव आप लोग का दोस्त, इस क्लास में आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू करता हूं सबका, थैंक यू बच्चों, और पढ़ते रहिए प्लीज, चैनल को थोड़ा प्रमोट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर वगैरह खूब अच्छे से करिए। थैंक यू मित्रों, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट लेक्चर में।